ओके सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम बहुत दिनों बाद ऑब्वियसली हमें बहुत कुछ टाइम लेना पड़ा, थोड़ा बहुत सेटलमेंट करना पड़ा, उसके बाद हम यहाँ आने पड़े। एक्चुअली हमारा जो एग्जाम था वो चल रहा था, दैट्स व्हाई हम लोग नहीं कर पा रहे थे आपके क्लासेस। तो आज हम वापस से आ गए हैं और अभी से फिर कंटिन्यूस चलते रहेगा, क्लासेस जैसे आने वाले क्लासेस स्टार्ट होते जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट विल बी सेंटर ऑफ मास। पहला टॉपिक, 3 टॉपिक्स आएंगे इस लेक्चर में। देन लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम के साथ साथ हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी करेंगे। देन हमारा आ जाएगा कोलिजन वाला पार्ट। 3 पार्ट में इसमें कवर करेंगे। पहला पार्ट में सेंटर ऑफ मास क्या होता है वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो भी है नीचे हमारे पास। देन हम पढ़ेंगे कोलिजन के साथ। तो एक नया दिमाग लाके, एक नया सोच लाके कुछ नया ट्राई करते हैं आज, इसीलिए हम आपके पास, हाँ हमारे पास आपके लिए प्रोजेक्टर आ गया है और देखते हैं ये कितना इफेक्टिव होता है हमारे लिए। चलिए देखते हैं पहले चैप्टर को। ओके, पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास बेसिकली है क्या? सेंटर ऑफ मास है एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक बड़े ऑब्जेक्ट का टोटल मास हम वहां पे अपियर करके कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? जैसे ये पेन, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? जहां पे इसका सारा मास लाया करता है, एक ऐसा छोटा सा पॉइंट जहां हम इसके सारे मास को डाल के वहां से हम कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। काल्पनिक चीजें तो होती रहती हैं फिजिक्स में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक काल्पनिक चीज है। ऐसा तो होता नहीं कि एक पॉइंट पे सारा मास आ जाएगा, पर कहीं ना कहीं हम उसको एज अ पॉइंट ले लेते हैं सारा मास को कंसिडर करके, ताकि क्वेश्चन करने में इजियर हो। तो पहले हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में। ये सीधा एच सी वर्मा से कॉपीड है, ये सब कुछ एच सी वर्मा का है और आपको तो पता ही होगा कितना अच्छा बुक है। सो तो यहाँ पे पहले क्या बोला है? सपोज अ स्पिनर बॉलर थ्रो अ क्रिकेट बॉल। स्पिनर बॉल अगर है यानी कि स्पिन करके फेंका है, vertically upward, throw a cricket ball vertically upward. Being a spinner, his fingers turn while throwing the ball and the ball goes up spinning rapidly. तो उसका जो बॉल है वो कहीं ना कहीं इस पाथ में गया है, पर बॉल अंदर अंदर रोटेशनल मोशन भी कर रहा है परफॉर्म। ओके, सो फोकस ऑन योर अटेंशन टू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉल। एक बॉल अगर इतना है, सोचिए ये बॉल अगर इतना बड़ा है हमारे पास, तो यहाँ का एक छोटा सा पॉइंट को आप सोचिए, ये छोटा सा पॉइंट, ये बॉल स्पिन भी कर रहा है यानी कि इसके इधर एक ओमेगा भी होगा, स्पिन भी कर रहा है यानी कि ये बॉल का ये वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट कुछ समय बाद जब इधर जाएगा, ये बॉल तो एक पार्टिकुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके साथ साथ जब ये बॉल इधर जाएगा, जैसे ही ये इधर आ गया, तो क्योंकि ये घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल इधर कहीं और आ गया होगा, राइट? तो ये वाला कहीं ना कहीं इधर आ चुका होगा, दैट पॉइंट। तो अगर इसका हम पाथ को देखें तो ये तो कहीं ना कहीं ऐसे जा रहा है ना, सीधा थोड़ी जा रहा है, नहीं जा रहा है। यही हमें बोला है, डज इट मूव इन द, हाउ डज इट मूव इन द स्पेस? तो उसका जो पाथ है कोई भी एक रैंडमली पॉइंट का, उसका जो स्पिनिंग मूवमेंट होगा वो सेम नहीं होगा, वो यानी कि लीनियर मूवमेंट या फिर एक पार्बोलिक मूवमेंट शो नहीं करेगा। ओके, बिकॉज द बॉल इज स्पिनिंग एज वेल एज राइजिंग अप इन जनरल, द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट द सरफेस इज कॉम्प्लिकेटेड, नॉट कन्फर्म्ड टू a straight line or to a plane। हमें पता नहीं है उसका क्या होगा, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसका क्या होगा, क्योंकि वो एक साथ घूम भी रहा है और फिर एक पार्बोलिक पाथ भी फॉर्म कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका जो विंडो ऐसे 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 जाएगा, राइट? नॉट कन्फर्म स्ट्रेट लाइन। ओके, the center of the ball however still goes on the vertical straight line, but जो बॉल था हमारे पास, देखिए ये फिगर पे आते हैं, ये फिगर एच सी वर्मा में दिया गया है। ये जो बॉल था, ये बॉल माइंड पे ऐसा हो सकता है कि इसका ये वाला पॉइंट घूमते घूमते हुए जाए और इसका जो पाथ है ये ऐसा 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 होते हुए जाए, बट जो इसका सेंटर पॉइंट है, दिस पॉइंट, ये कैसा पाथ फॉर्म करेगा? ये तो अपने अराउंड घूमेगा नहीं, राइट? क्योंकि यही सेंटर पार्ट है और एक एक्सिस के अराउंड हमें पता है कि ओमेगा निकलता है, तो ये तो घूमेगा नहीं। इसका पाथ कैसा होगा? एग्जैक्टली जैसा ये लाइन में दिया गया। दिस इज व्हाट एच सी वर्मा इज सेइंग टू अस कि इस पैराग्राफ में कहाँ पढ़ा था हमने? ओके, the center of the ball however still goes on the vertical straight line and the spinner finger could not make its path complicated। उसका फिंगर जो उसने पाथ को कॉम्प्लिकेट करने के लिए घुमा के फेंका था एज अ स्पिनर, अब क्या वो कॉम्प्लिकेटेड पाथ फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। इफ ही डज नॉट थ्रो द बॉल वर्टिकली अपवर्ड rather passes rather passes it to his fellow fielder, the center of the mass goes in a parabola। तो जो सेंटर ऑफ द मास है बॉल का, वो एकदम पैराबोलिक पाथ फॉर्म करके
एक फिगर क्या था यहाँ पे, देन at the point of the ball do not go in parabolic path all the point of the ball do not go in parabolic path if the ball is spinning the path of most of the particles of the ball are complicated but the center of the ball always goes in a parabolic irrespective of how the ball is thrown जो सेंटर है यानी कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के आराम से अपने अपने पाथ पर जाएगा, चाहे उसका ओमेगा हो, रोटेट कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, डजंट मैटर। हाँ, उसके बाद in fact the presence of air makes the path of the center slightly different from the parabola and bowlers utilize this deviation. This effect will be discussed in the later chapter. खत्म हो गया हमारा। The center of the ball is very special point which is called the center of mass. जो पॉइंट था हमारा जो आराम से अपना पाथ फॉलो कर रहा था विदाउट एनी डेविएशन, दैट इज आवर सेंटर ऑफ मास। इट्स मोशन इज जस्ट लाइक द मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल थ्रोन। इसका मोशन कैसा होगा, जैसे अगर ये सिंगल पार्टिकल को थ्रोन किया गया हो तो यहाँ पे जैसे आता है एग्जैक्टली ऐसा हो, उसको कोई परवाह नहीं पड़ता इधर उधर से जाए। जबकि अगर ये एक बॉल होता तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको ऐसे परफॉर्म करना पड़ता, लाइक राइट, क्योंकि ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये इस पाथ पे जाता है और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा एक पर्टिकुलर पाथ फॉर्म करेगा। यहाँ पे एक हमारे पास अब यहाँ पे हमें बताया गया, let us consider a collection of n particles that the mass of the ith particle of mi and its coordinates is referred to as, choose an axis x1 y1 z1, ये तो हमें पता है, इसका कुछ नहीं है करना। तो हमें यहाँ पे सीधा बताया गया है कि जो बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे एक साथ, जब इतने सारे पार्टिकल्स मिल गए इस फिगर पे, इतने सारे पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो हम अब इसका कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, देखिए बहुत इजी है। पहले इसका कोऑर्डिनेट निकाल देंगे हम, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, सबका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड एक्सिस पे। और जब हमें फॉर्मूला लगाना होगा, देन हमारा फॉर्मूला हमें क्या पता था ऑलरेडी कि जो आर सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल्स टू m1 x1 m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2, यानी कि बड़ा m यानी कि टोटल मास। तो जब हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो उनके जिस जिस एक्सिस में हमें उनके जिस जिस कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हम सीधा सीधा उनके साथ ही उनको मल्टीप्लाई करके रख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आर सेंटर ऑफ मास जो था हमारा दैट इज 1/m इनटू समेशन ऑफ mi ri का। पर जब हम आर सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तब यहाँ पे ri आएगा यानी कि वेक्टर आई। पर जब हम इसको x के डायरेक्शन में देखें, जब इसका कोऑर्डिनेट सिर्फ x की तरफ हो तो इसका मास सेंटर ऑफ मास भी तो x डायरेक्शन में ही हम निकालेंगे। तो x डायरेक्शन में जब निकालेंगे तो x की जगह x1 आ जाएगा, y की जगह yi आ जाएगा, z की जगह zi आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा कोऑर्डिनेट्स निकलेगा दैट विल बी इक्वल्स टू xi के y j के z k के, वो सॉरी हाइड कर लेना, ओके, xi के y j के एंड z k के, ये हमारा जो आएगा टोटल उसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट्स में आएंगे सेंटर ऑफ मास। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 particles A, B, C and D having mass m, 2m, 3m and 4m respectively are placed in order at the corners of a square of a side A. Locate the center of mass. यहाँ पे हमारे पास A है जहाँ पे हमें m मास दिया गया है रखने को, फिर हमारे पास है D यहाँ पे 4m दिया गया है, फिर C है जहाँ पे 3m है और D है यहाँ पे 2m है। हमें बोला क्या है ऑफ ए स्क्वायर, अच्छा साइड ए, इसका जो साइड है दिस इज ऑफ ए, इसका लेंथ जो है इज ए। यहाँ पे हमें बोला गया कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमें क्या पढ़ा था, हम जब x की जगह देखेंगे सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स लेंगे सबका। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये a है यानी कि ये भी a होगा, ये a, a, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसके क्या हो जाएंगे, साइज थोड़ा सा कर देते हैं, दिस विल बी a, a, इसका जो है दैट इज a, 0 क्योंकि y डायरेक्शन में इसका कुछ नहीं है, इसका आ जाएगा 0, a। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब x डायरेक्शन निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पे पढ़ा था ना अभी, this is equals to 1/m summation of mi xi। ऐसे ही इधर आके देखिए x कोऑर्डिनेट का समेशन ऑफ m डॉट 0 क्योंकि पहला वाला जो था जो इधर था दैट इज 0 a था क्योंकि इसका तो x डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, x एक्सिस पे रिलाई कर रहा है एकदम, y एक्सिस पे इसका है a। तो
इधर आ जाएगा 4m इंटू 0, 3m इंटू a, 2m इंटू a और लास्ट में बाय m दैट इज इक्वल टू a बाय 2 और y का भी आप देख लीजिए एक बार, ये भी आ जाएगा m इंटू 0, 2 इंटू m और 2 इंटू m इंटू 0 क्योंकि y डायरेक्शन में 2m का कुछ था नहीं, 3m का था इधर, 4m का आ जाएगा लास्ट में टोटल मास। तो द सेंटर ऑफ द मास जैसे मैंने बताया था कॉमा देके दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे हम, ठीक है। ये नहीं है कुछ भी, ये फिर से वही बता रहे हैं कि जब दो पार्टिकल आएंगे तो सीधा हमारा जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा m इज इक्वल्स टू बड़ा m इज इक्वल्स टू छोटा m, m1 प्लस m2, और जो हमारा फॉर्मूला एकदम छोटा सा बन के आ जाएगा दैट विल बी समेशन ऑफ mi xi इज इक्वल्स टू इतना प्लस m1 x1 प्लस m2 x2, यानी कि mi xi को mi बड़ा वाला mi कहिए, तो ये mi को आप रख लीजिए और सॉरी mi को आप इधर ले आइए, दैट इज m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m, सीधा फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, ये रहा, ये ओसी और उसके लिए छोड़िए, इसको नहीं करते। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट विल बी x सेंटर ऑफ मास, r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। ये m1 और m2 जो है ये बेसिकली हमारा बिग एम यानी कि टोटल मास, दैट्स इट। फिर हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेलुलर ग्रुप ऑफ पार्टिकल। सेलुलर ग्रुप ऑफ पार्टिकल का कुछ नहीं करना है हमें, ये तो बहुत इजी है, जैसे हमने पढ़ा था वही फॉर्मूला लग जाएगा, x इक्वल्स टू m1 x1 plus m2 x2 by m1 plus m2, y is equals to m1 y1 plus m2 y2 by m1 plus m2, z is equals to m1 z1 plus m2 z2 by m1 plus m2, that's it। फिर हम आ जाते हैं ओके, तो फिर हम आ जाते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस बॉडीज। जब कंटीन्यूअस बॉडी आ जाती है तब हमारे पास लैम्बडा आ जाता है यानी कि लीनियर मास डेंसिटी। जब वो आ जाता है तब हमें क्या करना पड़ता है, x का जो फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा, दैट विल बी 1/m इनटू इंटीग्रल x dm, y के लिए इंटीग्रल y dm और z के लिए इंटीग्रल z dm। फिर जब हम इसको लगाएंगे, ये देखिए कहाँ गया, यस देखिए, तो ये था एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट रॉड जिसका कि हमें x y और z वो कोऑर्डिनेट्स हमें मिले थे। ये x कोऑर्डिनेट पे dx लेंथ हमने पहले चूज किया इसका, फिर dm is equals to m by l into dx हो जाएगा दिस वन। ये छोटा सा जब हमने चूज किया तो ये dx लेंथ का था यानी कि इसका मास dm है, तो हमें पता है कि टोटल l लेंथ को m मास है, ओके। तो 1 लेंथ को कितना होगा m by l, तो dx लेंथ को कितना होगा दैट इज m by l dx, ये हमें मिल गया उसका मास, ये रहा dm is equals to m by l into dx। The coordinates of the element are x 0 0 क्योंकि सिर्फ x डायरेक्शन में है, y और z में तो कुछ है नहीं। The coordinates of different point of the element differ from the difference in is less than dx, that much is the less than integration, ये कुछ नहीं है और कुछ चीजें। Next coordinate of center of mass of the rod, ये x coordinate का देखिए, हमने क्या पढ़ा था, dm की जगह हमने क्या निकाला, dm की जगह हमने m by l dx, ये क्या था हमने m की जगह लगा लेंगे, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उसके साथ एग्जैक्टली वैसा किया है यहाँ पे, ये इसको इंटीग्रेट कर दिया है, इंटीग्रेट करने पर 1 by l बाहर आ गया, x square by 2 रह गया, x square by 2 0 to l लगा देंगे, l by 2 आ जाएगा, क्लियर है। y का भी सेम, पर y क्योंकि 0 होगा क्योंकि y डायरेक्शन में तो कुछ है नहीं, जो रॉड हमने दिया था उसे x डायरेक्शन में था। सिमिलरली z में भी 0 आ जाएगा, y में भी 0 आ जाएगा। उसके बाद ये सब जो है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमीसर्कुलर वायर, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर आप पता है आपको, ये इसको समझेंगे फिर इसका डेरिवेशन देखेंगे, वो ज़्यादा नीट में उतना काम नहीं आता, डेरिवेशन देखेंगे फिर वो सब आप लर्न करेंगे, फाइनली आपको लर्न ही तो करना पड़ता है, तो फिर उससे देख लीजिए। तो इसका जो आता है दैट इज बेसिकली 2r by पाई, y सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास 0 आ जाएगा उसका, क्योंकि आप खुद देखिए ये थोड़ा कॉमन लॉजिक है, आप खुद लगाइए कि ये बीच से काटा है इसको, राइट, तो इधर जितना पार्ट है इधर में उतना ही पार्ट है, तो x और y में तो सेंटर ऑफ मास x में ही आएगा ना, इस लाइन पे ही वैसे होगा। इधर से मैं बीच से काटूं इसको, इधर से बीच से काटूं तो ऊपर और नीचे अलग अलग पार्ट आ रहा है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास ऊपर नीचे हो सकता है, कॉमन सेंस की बात है। तो x डायरेक्शन में ऑब्वियसली 0 ही आएगा इसका, वही हमें यहाँ पे दिया है x डायरेक्शन में दैट इज इक्वल्स टू 0, और जो y डायरेक्शन का मिला दैट इज इक्वल्स टू 2r by पाई।
सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट, इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है दैट इज 4r/3 पाई y का एग्जैक्टली सेम ऐसे हो जाएगा, y का आएगा और x का 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम है। अब आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मतलब क्या होता है? Consider two particles A and B of mass m1 and m2 respectively. Take the line joining A and B as x-axis. The coordinates of the particle at time t be x1. Suppose no external force act on the two particle system. कोई external force act नहीं कर रहा है हमारे two particle system में. The particle A and B, however, exert force on each other. The particle accelerates along the line joining them. Suppose the particle are initially at rest. The force between them is attractive. दो particle के बीच में attractive force आया. Suppose the particle are initially at rest. Okay. The particle will then move along the line AB as shown in the figure. तब क्या होगा? पार्टिकल AB की तरफ आएंगे। नेट फोर्स यहाँ पे 0 है, सिर्फ इंटरनल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ध्यान में रखिए। The center of mass at this time t is situated at, ये सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला है। तो जब ये लोग अट्रैक्ट हो रहे थे और आ रहे थे तब सेंटर ऑफ मास यहीं पे था, सेंटर ऑफ मास यहीं पे था। As the time passes, जब ये लोग पास आ जाएंगे, change and hence x चेंज, अच्छा x1 और x2 चेंज हो जाएंगे, तो x भी चेंज हो जाएगा एंड सेंटर ऑफ मास मूव्स अलोंग द x एक्सिस पे मूव कर जाएगा। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमें पता है dx/dt होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt, यानी कि मैं m1 x1 की जगह m1 v1 लिख सकता हूं प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। सेमली जैसे हम एक्सेलरेशन को करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dvcm/dt। मैंने वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या आ जाएगा? m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2। इंपॉर्टेंट है कि लर्न कर लीजिए। क्या लर्न करना है वाले को? इसमें कुछ लर्न करना तो था नहीं। m1 x1 जगह पे m1 a1 हो जा रहा है, m2 x2 की जगह पे m2 a1 a2 हो जा रहा है, दैट्स इट। Suppose the magnitude of force between the particle F as the only force acting on A is F towards B, its acceleration is a1, that is equals to okay. So acceleration of center of mass की बात करते हैं, तो हमें पता चला कि फोर्स जो है वो इंटरनल फोर्सेस है, पहली बात तो ये दोनों पे लग रहा है। उनके जो वेलोसिटीज है वो सेंटर ऑफ वेलोसिटी जो आएगा, सॉरी सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी आएगा उसका फॉर्मूला हमने देख लिया, जो एक्सेलरेशन आएगा उसका फॉर्मूला हमने देख लिया। तो अब हम ऐसा लगा सकते हैं कि फोर्स अपॉन मास दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a1, the force on B is minus f and hence a2 is equals to minus f by m2। जितना इसका एक पार्टिकल जो इधर से आ रहा था, इसका एक्सेलरेशन अगर a था तो इसका एक्सेलरेशन जस्ट माइनस से होगा, ये दूसरी तरफ आएगा। That means the velocity of center of mass does not change, यानी कि टोटल इंटरनल फोर्स अगर है और एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन द बॉडीज इज 0, तब क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज विद टाइम। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज विद टाइम, बट एज वी assumed initially the particle are at rest, thus at this instant v1 is equals to v2 is equals to 0 and from 9.5 जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा vcm is equals to 0, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके 0 हो जाएगा। वेलोसिटी दोनों के रहेंगे पर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी नहीं रहेगा। तो hence the center of mass remains fixed and does not change with time। सेंटर ऑफ मास इसलिए चेंज होता ही नहीं है जब टोटल इंटरनल फोर्स एक्ट कर रहा हो और एक्सटर्नल फोर्स ना हो तब, यानी कि 2 पार्टिकल या फिर 10 पार्टिकल भी आ जाए, अगर दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिर इंटरनल फोर्सेस हैं और एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तब उनका जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इक्वल्स टू 0। पार्टिकल इनिशियल रिमेन्स द सेम, ये सब वही बोला है। फिर हम आ जाते हैं, ये रहा F is equals to ma, यानी कि F एक्सटर्नल जो होगा सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तभी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा। जब ये इंटरनल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0।